Hello everyone, this is Silky Khanna. So let us start with next lecture of statistics. The topics that we would be covering in this lecture are Spearman's rank correlation coefficient, properties of correlation, coefficient of determination and standard error and probable error. So moving on to our very first slide and continuing with the chapter of correlation, हमने लास्ट में जो है कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट पढ़ा था, बट उसका एक ड्रॉबैक है कि सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा यानी कि इंटरवल और रेशियो लेवल डाटा के लिए ही कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट किया जा सकता है. सो व्हाट इफ वी हैव क्वालिटेटिव डाटा? लेट्स से हमारे पास ऑर्डिनल डाटा है जिसमें हम चीज़ों को ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, रैंक दे सकते हैं, बट क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं. तो वहाँ पर स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाला जा सकता है. इस मेथड का नाम इसको डेवलप करने वाले साइकोलॉजिस्ट के नाम पे ही है, विच इज़ चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन. 1904 में जो है इस मेथड को डेवलप किया गया था बाय चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन. सो टेक्निकली अगर मैं बोलूँ तो वेरिएबल शब्द बोलना भी गलत होगा. टेक्निकली बोलना चाहिए एट्रीब्यूट. जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके लिए यूजुअली हम एट्रीब्यूट शब्द का इस्तेमाल करते हैं. सो जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सच एज ऑनेस्टी ऑफ समवन, लीडरशिप एबिलिटी किसी की कैसी है, नॉलेज कितनी है किसी पर्सन के पास, ये जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इनको न्यूमेरिकली क्वांटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट इनको रैंक किया जा सकता है, ऑर्डर में अरेंज किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, क्लास में एक टीचर को अगर ये जज करना है कि किस स्टूडेंट का बिहेवियर सबसे अच्छा है या सबसे बुरा है, तो इस केस में टीचर जो है रैंक कर सकता है, ऑर्डर में अरेंज कर सकता है कि भाई ए स्टूडेंट का बिहेवियर बी से अच्छा है, बी का बिहेवियर सी से अच्छा है, सी का बिहेवियर डी से अच्छा है. बट ऑब्वियस सी बात है, बिहेवियर जैसी चीज़ के लिए, बिहेवियरल एस्पेक्ट के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू देना, क्वांटिफाई करना, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट. सो ऐसे जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके लिए ये वाला मेथड यूज़ किया जाता है. फिर देखिए क्या है इस मेथड में, रैंक्स अलॉट करी जाती हैं टू ईच एलिमेंट ईदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. मतलब ऑर्डर में अरेंज करना है चीज़ों को, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. रैंक्स देनी है हमको. इसका नाम स्पीयरमैन्स रो भी है, ठीक है. इसको हम इस तरीके से RS करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वैसे कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट का सिंबल हमने पढ़ा था खाली R. अगर स्पीयरमैन वाले मेथड से हम लोग जो है मेजर कर रहे हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो फिर हम R और नीचे सब स्क्रिप्ट में S लिख देते हैं, ठीक है. और या फिर इसका जो सिंबल होता है उसको रो बोलते हैं, RHO रो, और उसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है. दिस इज नॉट P. ये एक सिंबल है जिसको रो बोलते हैं, लगता है ये P के जैसा है, ठीक है. तो ये जो है नॉन पैरामेट्रिक वर्जन है पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट टेस्ट का. भाई पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट टेस्ट जो है वो क्वांटिटेटिव डाटा के लिए है तो वो पैरामेट्रिक टेस्ट कहलाएगा. ये क्वालिटेटिव डाटा के लिए है तो क्वालिटेटिव डाटा पे जो टेस्ट लगाए जाते हैं उनको बोलते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. तो स्पीयरमैन्स रो जो है वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है. इसकी वैल्यू भी +1 से -1 की रेंज में हो सकती है. +1 का मतलब वही होगा परफेक्ट कोरिलेशन है, -1 का मतलब भी परफेक्ट कोरिलेशन है, बस माइनस मतलब नेगेटिव रिलेशन है, प्लस मतलब पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशन है, और 0 का मतलब है कि किसी प्रकार का कोई रिलेशनशिप नहीं है बिटवीन द रैंक्स गिवन टू द आइटम्स और टू द थिंग्स. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड नाउ. What are the assumptions for Spearman's rank correlation? सबसे पहला assumption कि डाटा एटलीस्ट ऑर्डिनल होना चाहिए है, ठीक है. एटलीस्ट का मतलब ये कम से कम, हमने 4 लेवल ऑफ डाटा पढ़े थे, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो. कार्ल पियर्सन तो सिर्फ और सिर्फ इंटरवल और रेशियो वाले डाटा पे काम करता है, कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन जो है ये ऑर्डिनल लेवल ऑफ डाटा पे भी काम कर सकता है, क्योंकि ऑर्डिनल लेवल डाटा की एक खासियत होती है कि उसमें हम चीज़ों को ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं. और ऑर्डिनल लेवल डाटा के साथ साथ ये इससे जो हायर लेवल डाटा है इंटरवल और रेशियो, उस पर भी काम कर सकता है. बट क्योंकि अगर हमारे पास क्वांटिटेटिव डाटा है तो हम यूजुअली कार्ल पियर्सन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए स्पीयरमैन का मेथड ज़्यादातर तभी इस्तेमाल होता है जब हमारे पास ऑर्डिनल लेवल डाटा है. फिर देखिए, इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ अ मोनोटोनिक रिलेशनशिप. व्हाई मोनोटोनिक रिलेशनशिप? व्हाट एग्जैक्टली इज मोनोटोनिक रिलेशनशिप? फॉर एग्जाम्पल, अगर जो है एक वेरिएबल है x और एक है y, तो एक वेरिएबल x अगर इंक्रीज हो रहा है और उसके रिस्पॉन्स में y इंक्रीज हो रहा है, सो इट शुड बी ऑलवेज लाइक दिस कि x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज हो रहा है, या फिर x इंक्रीज हो रहा है तो y डिक्रीज हो रहा है, या फिर x डिक्रीज हो रहा है तो y इंक्रीज हो रहा है, या फिर x डिक्रीज हो रहा है तो y भी डिक्रीज हो रहा है. इस तरीके का कांस्टेंट रिलेशन होना चाहिए. ये नहीं होना चाहिए है कि x एक बार इंक्रीज हुआ तो y एक बार इंक्रीज हुआ, फिर जब x इंक्रीज हुआ तब y डिक्रीज होने लगा. कॉन्स्टेंसी खत्म हो जाएगी.
तो जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर दो वेरिएबल हैं और उनमें डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी उसके साथ बढ़े, ठीक है, एक कम हो रहा है तो दूसरा भी उसके साथ कम हो। और अगर इनवर्स रिलेशन है तो एक बढ़ रहा है तो दूसरा उसके रिस्पॉन्स में कम हो रहा है, एक कम हो रहा है तो दूसरा उसके रिस्पॉन्स में बढ़ रहा है, लेकिन बीच में चेंजेस नहीं आने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले जब एक्स वेरिएबल इंक्रीज हुआ तो वाई वेरिएबल भी इंक्रीज हुआ और फिर जब एक्स वेरिएबल इंक्रीज हुआ तो वाई वेरिएबल डिक्रीज होने लगा। बीच में ये चेंजेस नहीं आने चाहिए हैं। सो इस तरीके के जो रिलेशनशिप होते हैं इसको हम बोलते हैं मोनोटोनिक रिलेशनशिप। This means that if one variable increases or decreases, the other variable also increases or decreases. ठीक है? Not monotonic means as the x variable increases, the y variable sometimes decreases and sometimes increases. Monotonic नहीं होने का मतलब ये कि let's say x variable increase हो रहा है तो y variable क्या कर रहा है, कभी तो उसके response में decrease हो रहा है और कभी increase हो रहा है, मतलब constant नहीं है अपने changes को लेके वो। Another most important thing, ठीक है, कि ये जो स्पेयरमैन का रैंक कोरिलेशन मेथड है ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा के बारे में ज़्यादा कुछ अजम्पशंस नहीं लेता है और ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। आप जितने ज़्यादा अजम्पशंस रखेंगे, ठीक है, उतने ही ज़्यादा अजम्पशंस आपको सेटिस्फाई करने पड़ेंगे किसी भी डाटा पर वो टेस्ट लगाने से पहले। सारे अजम्पशंस को सेटिस्फाई करना बहुत ही हार्ड होता है और ज़्यादातर केसेस में हम अज्यूम करते हैं कि डाटा शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो यहाँ पर ऐसा कोई अजम्पशन नहीं है डाटा के रिगार्डिंग। तो इसीलिए जो है ये जो बाकी मेथड्स का कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है दैट डाटा शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, वो ड्रॉबैक यहाँ पे खत्म हो गया। इसीलिए कहीं ना कहीं स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड इन टर्म्स में बेटर है। हर चीज़ में बेटर नहीं है बट इस चीज़ में बेटर है कि इसमें अजम्पशंस बहुत कम लिए जा रहे हैं। जितने कम अजम्पशंस होते हैं मेथड उतना अच्छा होता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। So now let's have a look at the question and the formula. तो देखिए इसका फॉर्मूला ये देखिए P के जैसा जो आपको दिख रहा है एग्जैक्टली P नहीं है, दिस इज रो RHO, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंबॉलिक होता है कोरिलेशन का। फॉर्मूला इसका 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर -1। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन ब्रैकेट अगर ओपन कर दे तो ये हो जाएगा n³ - n। तो ये कोई अलग अलग फार्मूला नहीं है, एक ही फार्मूला है, लिखने का फॉर्मेट बस चेंज किया जा रहा है। सो हियर इज द क्वेश्चन दैट इज गिवन। तो स्टूडेंट्स है 5 स्टूडेंट्स ABCDE, ठीक है, इनकी जो है स्कोर दे रखा है मैथ्स में और साइंस में, दोनों सब्जेक्ट्स में स्कोर दे रखा है। तो उस स्कोर के अकॉर्डिंग इनको रैंक दे दी जाएगी। तो देखो 49 स्कोर है, ये हाईएस्ट है मैथ्स में, तो इसको रैंक 1 दी गई। फिर इसके बाद आ रहा है 44, तो यहाँ पे रैंक 2। फिर इसके बाद जिसका स्कोर है 35 उसको रैंक 3, फिर उसके बाद 30 वाले को रैंक 4, 20 वाले को रैंक 5। सो इस तरीके से जो है रैंक दी गई है। ऐसे ही साइंस के स्कोर में देखिए हाईएस्ट स्कोर क्या है, हाईएस्ट इज 48, तो इस स्टूडेंट को साइंस के स्कोर के लिए रैंक 1 मिली। देन 48 के बाद भी है 45 वाले को सेकंड रैंक, 39 वाले को थर्ड रैंक, 35 वाले को फोर्थ और 24 वाले को फिफ्थ रैंक मिली। सो इस तरीके से जो है सारे स्टूडेंट्स को रैंक मिल गई फॉर स्कोर्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अब हमें क्या करना है, हमें जो है दोनों का डिफरेंस लेना है। यहाँ पर डी का मतलब है डिफरेंस। सो 3 - 5 दैट इज -2, 5 - 4 that is +1, 1 - 3 that is -2, 2 - 1 that is +1 and 4 - 2 that is +2। माइनस का साइन लगाओ या नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली फॉर्मूला में हम डी स्क्वायर ले रहे हैं, डिफरेंसेस का स्क्वायर ले रहे हैं, तो स्क्वायर करोगे तो अपने आप नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, इसीलिए माइनस का साइन लगाओ तो भी ठीक है, नहीं लगाओ तो भी ठीक है डिफरेंस निकालते टाइम। सो -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। इसका सम टोटल हुआ 14। पुटिंग द वैल्यूज इन द फॉर्मूला वी हैव 1 - 6 into sigma d square, this is sigma d square, sum total of differences, ठीक है, sum total of square of differences that is 14। so 6 into 14 divided by n, ठीक है, कितने स्टूडेंट्स है 5, so divided by 5, n square 5 का स्क्वायर 25 -1। solving this the value would come 0.3, ठीक है। तो 0.3 मतलब बहुत ही लो, बहुत ही वीक कोरिलेशन है, वैल्यू लगभग 0 के पास है, तो बहुत ही वीक कोरिलेशन है यहाँ पर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड।
काफ़ी आसान मेथड है ये, कैलकुलेशंस भी कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है। हाँ, थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है। दिस इज़ द केस ऑफ टाइड रैंक्स, यानी कि जब रैंक्स के बीच में टाई हो जाए। ठीक है, टाई कैसे होगा, लेट्स से अगेन देखो ये एक्स और वाई, ठीक है, स्कोर्स दे रखे हैं, बच्चे हैं उनके स्कोर्स दे रखे हैं अलग अलग सब्जेक्ट में, एक्स सब्जेक्ट में, वाई सब्जेक्ट में, रैंक देनी है आपको। तो सबसे पहले इसमें देखो हाईएस्ट स्कोर कौन सा है, 85, तो 85 के लिए फर्स्ट रैंक मिल गई इस बच्चे को। फिर 85 के बाद वी हैव द नंबर आई गेस 82, ठीक है, तो 82 के लिए सेकेंड रैंक। फिर उसके बाद वी हैव द नंबर 75, तो 75 के लिए थर्ड रैंक। फिर वी हैव द नंबर 73, तो 73 के लिए फोर्थ रैंक। देन नेक्स्ट वी हैव द नंबर 68। नाउ 68 इज गेटिंग रिपीटेड थ्राइस, ये एक बार 68 आया, ये दूसरी बार 68 आया, ये तीसरी बार 68 आया। तो ऐसे केसेस को हम बोलते हैं केसेस ऑफ टाई, यहाँ पे रैंक्स टाई होंगी। अब जो है कौन से नंबर को कौन सी रैंक दी जाए, तो इसके लिए हमको क्या करना है, हम कहाँ तक रैंक दे चुके थे, हम रैंक दे चुके थे फोर्थ नंबर तक। ठीक है, फोर्थ नंबर के बाद क्या आता है, 5, 6 और 7। मैंने 3 नंबर क्यों लिखे, क्योंकि 3 रैंक्स के बीच में टाई हो रहा है। हमें 68, 68 और 68 तीनों बराबर है, इन तीनों को अब रैंक अलॉट करनी थी। 4 नंबर तक हम रैंक दे चुके थे, तो आगे रैंक्स क्या होती 3 नंबर की, 5, 6, 7। बट क्योंकि ये तीनों बराबर है, टाई हो रहा है, तीनों को सेम रैंक मिलनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अगले जो 3 नंबर होंगे उनका एवरेज ले लेंगे। सो 5 + 6 + 7 कितने नंबर है, 3, डिवाइडेड बाय कितना होगा, 3। So 6 + 5 11, 11 + 7 18, 18 divided by 3 that is 6। तो इन तीनों को ही 6 रैंक मिलेगी। देखो 68 को 6, यहाँ भी 68 को 6 और यहाँ भी 68 को 6, तीनों को 6 रैंक मिली। फिर 68 के बाद लास्ट में वी हैव दिस नंबर 61। तो इसको क्या 6 के बाद वाली 7 रैंक मिलेगी, नहीं, ये ध्यान रखना है, इसके बाद वाले नंबर को फिर ऐसा नहीं है कि उसके जस्ट बाद वाले नंबर वाली रैंक मिल जाए, कि 6 तक हमने रैंक दिए तो आगे 7 मिल जाए, नहीं। ये 3 नंबर थे, इन तीनों में अगर टाई नहीं होता तो इनको 5, 6 और 7th रैंक मिलती। तो इनके बाद वाला जो नंबर होगा वो नेक्स्ट रैंक होगी, यानी कि इसके बाद 7 के बाद क्या, 8th रैंक। तो ये जो बचा हुआ है 61, इसको 8th रैंक मिलेगी। सो ये मैंने आपको वो केस दिखाया जहाँ पे 3 नंबर्स रिपीट हो, 3 बार जो है रिपीट हो रहा था एक ही नंबर। अब दूसरा केस देखो। सो वाई वाले में देखिए स्कोर सबसे हाईएस्ट दैट वी हैव इज 81, सो 81 फर्स्ट रैंक। देन नेक्स्ट वी हैव इज 80, 80 पे सेकेंड रैंक। फिर इसके बाद है 71। नाउ 71 इज गेटिंग रिपीटेड ट्वाइस, 71 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो फर्स्ट और सेकेंड रैंक तो गई। तो इसके बाद क्या नंबर आते हैं, 3 और 4, 2 रैंक है, 2 रैंक देनी है, तो थर्ड रैंक और फोर्थ रैंक देते हैं हम लोग। और थर्ड रैंक और फोर्थ रैंक देते तो इनका एवरेज ले लो, क्योंकि दोनों को सेम रैंक देनी पड़ेगी। सो 4 + 3 दैट इज 7, 7 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 3.5। तो 71, 71 दोनों को 3.5, 3.5 रैंक मिल जाएगी। अब नेक्स्ट नंबर की रैंक क्या होगी, 3 और 4 के बाद वाला नंबर दैट इज 5। तो इसके बाद जो है नंबर है 70, तो 70 को 5th रैंक, फिर इसके बाद 69 को 6th रैंक, फिर 68 को 7th रैंक और 62 को 8th रैंक। इस तरीके से रैंक्स अलॉट करी जाती है जब टाइड रैंक्स का केस हो। फिर बाकी का प्रोसीजर सेम रहेगा, डिफरेंस निकाल लो R1 - R2 करके। सो 2 - 1 is 1, 6 - 3.5 is 2.5, 3 - 3.5 is -0.5, 8 - 7 is 1, 6 - 8 is -2, 4 - 6 is -2, 1 - 2 is -1 and 6 - 5 is 1। फिर इनका स्क्वायर ले लेना है। सो 1 का स्क्वायर 1, 2.5 का स्क्वायर 6.25, -0.5 का स्क्वायर 0.25, 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, देन अगेन -2 का स्क्वायर 4 एंड -1 का स्क्वायर 1, देन 1 का स्क्वायर 1, और इसका जो है ये सम टोटल हमने लिख लिया। सो दिस इज सिग्मा डी स्क्वायर। ठीक है, अब फॉर्मूला में थोड़े से चेंजेस आएंगे इस केस में। देखो जब इक्वल रैंक्स का केस होता है तो फॉर्मूला में जो है एक एडजस्टमेंट फैक्टर ऐड किया जाता है फॉर एवरी रेपिटेशन ऑफ रैंक। यहाँ पर 2 बार रेपिटेशन हुआ, एक्स वाले केस में एक ही नंबर 3 बार रिपीट हुआ, वाई वाले केस में एक ही नंबर 2 बार रिपीट हुआ है। सो इन टोटल 2 बार रेपिटेशन हमारे सामने आया है। सो जितनी बार रेपिटेशन होता है रैंक्स का उतनी बार ये एडजस्टमेंट फैक्टर कह लीजिए या करेक्शन फैक्टर कह लीजिए, ये फॉर्मूला में ऐड किया जाता है। ये एडजस्टमेंट फैक्टर या करेक्शन फैक्टर होता है 1/12 ब्रैकेट में m1 क्यूब - m1। ठीक है, अब ये m1 क्या है, यहाँ पर ये m क्या है,
कोई भी रैंक जितनी बार रिपीट हो रही है या कोई भी वैल्यू कह लीजिए जितनी बार रिपीट हो रही है, ठीक है, वही M1 है। सो X वाले केस में ये देखिए क्या रिपीट हो रहा था, 68 3 बार रिपीट हो रहा था, इसीलिए इसके करस्पॉन्डिंग रैंक भी 3 बार रिपीट हुई है, 6 6 6। तो जितनी बार रेपिटेशन हुआ है, ठीक है, उसी को M मानेंगे। सो 1/12 3 का क्यूब -3, तो ये हो गया 1/12 27 - 3 दैट इज इक्वल टू 2। फिर y वाली सीरीज में 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, 71 71, तो ये रैंक भी 2 बारी रिपीट हो रही, 3.5 3.5। तो यहाँ पर रेपिटेशन 2 बार हुआ है, तो इसीलिए m की जगह पे हम 2 वैल्यू पुट करेंगे। सो 1/12 2 क्यूब -2, सो 1/12 8 - 2 दैट इज इक्वल टू 0.5। फिर फॉर्मूला देखिए क्या होगा, 1 - 6, वैसे क्या होता था 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर -1, तो डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा। ऊपर जो है 6 और सिग्मा डी स्क्वायर इसके साथ डायरेक्टली नहीं आएगा, ये पूरी चीज ब्रैकेट में आएगी, 6 बाहर और ब्रैकेट में सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 m1 क्यूब माइनस m1 प्लस m2 क्यूब माइनस m2 प्लस अगर और भी कोई वैल्यूज होती जो बार बार रिपीट हुई होती तो उतनी बार ही हम एडजस्टमेंट फैक्टर या करेक्शन फैक्टर को ऐड करते जाते, ठीक है। तो ये हो गया 6, सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू 18.5, तो ये हो गया 18.5। फिर करेक्शन फैक्टर की वैल्यू यहाँ पे आई 2 एंड 0.5, तो +2 + 0.5, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं, 8। सो नीचे आ गया 8 क्यूब -8। सॉल्विंग इट ये आ रहा है 0.75, मतलब जो है अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है और पॉजिटिव है। सो इस तरीके से जो है टाइड रैंक्स के केस में हम एडजस्टमेंट फैक्टर कह लीजिए या करेक्शन फैक्टर कह लीजिए, वो ऐड करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला में कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है, जितनी बार वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, ठीक है, वही जो है m की जगह पे पुट किया जाएगा। कोई वैल्यू अगर 3 बार रिपीट हो रही है तो m उसकी जगह पे 3 रखा जाएगा, कोई वैल्यू 2 बार रिपीट हो रही है तो m की जगह पे 2 रखा जाएगा। और ये जो पूरा करेक्शन फैक्टर है इसको फॉर्मूला में उतनी बार ऐड किया जाएगा जितनी बार आपको रिपीटेड रैंक्स का केस मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज, कई लोग ऐसे कर देते हैं, ऐसे लिख लेते हैं 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 से स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे नहीं करना है। ये सिग्मा डी स्क्वायर भी ब्रैकेट में आएगा, ये 6 पूरा ब्रैकेट के बाहर आएगा। 1 - 6 ये पूरी चीज ब्रैकेट में होगी, सिग्मा डी स्क्वायर प्लस ये एडजस्टमेंट फैक्टर्स, करेक्शन फैक्टर्स। सो इस तरीके से जो है इसको सॉल्व किया जाना चाहिए है। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, वन मोर थिंग, ये देखिए ये जो 1/12 लिखा है, आप लोग कंफ्यूज नहीं हुए इसलिए मैं इस चीज़ को दिखा रही हूँ। ये 1/12 लिखा है ना, फिर इसके अंदर ब्रैकेट में लिखा है m1 क्यूब माइनस m1, m2 क्यूब माइनस m2 प्लस अगर और बार भी वैल्यूज रिपीट हो रही होती तो और करेक्शन फैक्टर्स ऐड होते हैं। तो ये 1/12 ब्रैकेट के बाहर ले लिया है, तो मतलब ये इस वाले करेक्शन फैक्टर के साथ भी लगेगा, इसके साथ भी लगेगा, ये पूरा ब्रैकेट के बाहर आ रहा है। ये मत सोच लेना कि यहाँ पे तो दोनों में 1/12 लगाया था, यहाँ पे एक ही के बाहर आ रहा है, ऐसा नहीं है, ये ब्रैकेट है, ठीक है। सो 1/12 इसके साथ भी लगेगा, 1/12 इसके साथ भी लगेगा, ये पूरा करेक्शन फैक्टर है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड नाउ। अनदर एग्जाम्पल। सो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन जो है टाइड रैंक्स का केस नहीं है, नॉर्मल प्लेन क्वेश्चन मैंने लिया है, सिंपल सा। बस ये इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर लेट्स से कोई भी जो है कॉन्टेस्ट था, उसमें जजेस हैं, जजेस ने रैंक्स दिए अपनी तरफ से कंटेस्टेंट्स को, बट यूजुअली कोरिलेशन हम 2 के बीच में निकालते हैं, 2 सीरीज के बीच में। यहाँ पर 3 सीरीज दी हैं। सो जज 1 ने रैंक दी, जज 2 ने रैंक दी, जज 3 ने रैंक दी। सो वी हैव 3 केसेस ऑफ रैंक्स गिवन हेयर। अब कोरिलेशन कैसे निकालेंगे, तीनों के बीच में कोरिलेशन एक साथ नहीं निकाला जा सकता, 2-2 का पेयर लेंगे हम। तो हम जज 1 और जज 2 का पेयर ले लेंगे, जज 2 और जज 3 का पेयर ले लेंगे, जज 1 और जज 3 का पेयर ले लेंगे। इस तरीके से ऐसा क्वेश्चन सॉल्व होगा। सो जज 1 और जज 2 का डिफरेंस ले लेते हैं रैंक्स का और उसका स्क्वायर कर लेते हैं। सो D1 यानी कि डिफरेंस ऑफ रैंक्स किसका ले रहे हैं, R1 और R2 का, मतलब रैंक 1 रैंक 2, जज 1 और जज 2 के द्वारा दी गई रैंक, उसका डायरेक्टली स्क्वायर लेंगे। सो 1 और 3 का डिफरेंस 2, 2 का स्क्वायर 4, माइनस का साइन वैसे भी मतलब नहीं है, स्क्वायर हो जाएगा तो हट ही जाएगा। 6 और 5 का डिफरेंस 1, 1 का स्क्वायर 1 एंड सो ऑन। ऐसे ही D2 स्क्वायर का मतलब है जज 2 और जज 3 के द्वारा जो दी गई रैंक्स हैं उनके बीच के डिफरेंस का स्क्वायर। सो 3 एंड 6 के बीच का डिफरेंस 3, 3 का स्क्वायर 9, 5 एंड 4 के बीच का डिफरेंस 1, 1 का स्क्वायर 1, इस तरीके से। देन D3 स्क्वायर, ठीक है, यानी कि जज 1 एंड जज 3 के द्वारा दी गई रैंक्स का स्क्वायर, उनका डिफरेंस जो होगा उसका स्क्वायर। सो जज 1 ने रैंक दी 1, जज 3 की रैंक है 6, सो 1 और 6 का डिफरेंस 5, 5 का स्क्वायर 25। देन 6 एंड 4, 6 एंड 4 का डिफरेंस 2, 2 का स्क्वायर 4।
सो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंसेस का स्क्वायर आ गया, ये इनके टोटल आ गए हैं। अब हम रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल रहे हैं बिटवीन जज 1 एंड जज 2। फर्स्ट जज और सेकंड जज ने जो रैंक्स दी थी उनके बीच का कोरिलेशन निकाल रहे हैं। फॉर्मूला 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर, तो 1 एंड 2 के बीच में जो सिग्मा डी स्क्वायर आया है समेशन, दैट इज 200। सो 6 इंटू 200 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं 10, सो 10 क्यूब माइनस 10, ये आया माइनस 0.2121। ऐसे ही रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालेंगे बिटवीन द रैंक्स गिवन बाय जज 2 एंड जज 3। तो 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर, तो जज 2 और जज 3 के द्वारा दी गई रैंक्स के डिफरेंस का स्क्वायर का टोटल आया 214। सो 1 माइनस 6 इंटू 214 डिवाइडेड बाई 10 क्यूब माइनस 10, ये आया माइनस 0.297। फिर जो है रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द रैंक्स गिवन बाय जज 1 एंड जज 3। तो जज 1 और जज 3 ने जो रैंक्स दी थी उनके डिफरेंसेस के स्क्वायर का सम टोटल आया 60। सो 1 माइनस 6 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 10 क्यूब माइनस 10, ये आई वैल्यू 0.636। ठीक है। अब अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्टिव जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कराना नहीं था, मेरा ऑब्जेक्टिव था कि अगर शॉर्ट फॉर्म में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए और इस तरीके से आपको दे रखा हो कि 3 जज है और फर्स्ट और सेकंड जज की रैंक्स के बीच का कोरिलेशन दे दिया जाए, सेकंड और थर्ड का, फर्स्ट एंड थर्ड का, और आपसे पूछा जाए कि बताइए सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी आपको कौन से रैंक्स की, कौन से जजेस की रैंक्स में दिखती है, तब आप कैसे इवेल्युएट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है 0.21, यहाँ पे कितना आ रहा है 0.2 और यहाँ पे कितना आ रहा है 0.6। तो सबसे पहले तो नंबर देख लो, सबसे हाईएस्ट नंबर यहाँ पे आया है, यानी कि जज 1 और जज 3 की थिंकिंग काफ़ी हद तक सेम है। दूसरी बात, माइनस और प्लस का साइन भी मैटर करता है। माइनस का साइन मतलब नेगेटिव रिलेशनशिप, इन्वर्स जा रहा है, और प्लस का मतलब पॉजिटिव डायरेक्ट रिलेशनशिप, जैसे एक की सोच है वैसी ही दूसरे की भी सोच है। सो रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट इन केस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड जज इज ग्रेटर देन अदर 2 पेयर्स। ये जो फर्स्ट और थर्ड जज ने जो रैंक्स दी हैं उनके बीच का कोरिलेशन सबसे हाईएस्ट आया है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि उनके टेस्ट में, उनके थॉट प्रोसेस में सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी है। सो आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। सो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट के क्वेश्चंस तो ओवर हुए। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखो, फर्स्ट थिंग, कॉजेशन ऑलवेज इम्प्लाइज कोरिलेशन। कॉजेशन मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अगर दो वेरिएबल्स के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है तो 100% उनके बीच में कोरिलेशन होगा ही होगा, बट इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। बट कोरिलेशन डज नॉट नेसेसरीली इम्प्लाइज कॉजेशन। जस्ट बिकॉज कोरिलेशन निकल के आ रहा है दो वेरिएबल्स के बीच में, इसका मतलब होता है ये ज़रूरी नहीं है कि उनके बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि सिर्फ जो है को वेरिएशन हो, यानी कि उन दो वेरिएबल्स में सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली मूवमेंट हो रहा हो। जरूरी नहीं है कि उनमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ही हो। अच्छा देखिए नेक्स्ट, व्हेन देयर इज नो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, अगर दो वेरिएबल्स के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है ही नहीं और कोरिलेशन कोएफिशिएंट नॉन जीरो है, नॉन जीरो है मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट की फिर भी कोई वैल्यू निकल के आ रही है, तो इस तरीके के कोरिलेशन को हम बोलते हैं चांस कोरिलेशन या स्प्यूरियस कोरिलेशन। स्प्यूरियस मतलब डाउटफुल, डाउटफुल कोरिलेशन है, क्योंकि माना कि दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन की कोई वैल्यू निकल के आ रही है, ठीक है, इसका मतलब उनमें साइमल्टेनियसली चेंजेस हो रहे हैं, एक साथ चेंजेस हो रहे हैं, मे बी इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, मे बी इन द इनवर्स डायरेक्शन, लेकिन वो एक दूसरे का कॉज एंड इफेक्ट नहीं है, एक की वजह से दूसरे में चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो इस तरीके के कोरिलेशन को हम बोलते हैं बाय चांस। चांस कोरिलेशन मतलब बाय चांस इन दोनों के बीच में कोरिलेशन निकल के आ गया, या स्प्यूरियस कोरिलेशन यानी कि डाउटफुल है कोरिलेशन। The value of R is same regardless of which variable is explanatory variable and which is the response variable। ठीक है, जो explanatory variable होता है उसको cause बोलते हैं और जो response variable होता है उसको effect बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल लूँ एडवर्टिजमेंट और सेल्स का, तो एडवर्टिजमेंट ज़्यादा करने की वजह से सेल्स इंक्रीज हो रही है, सो एडवर्टिजमेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा और सेल्स जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। सेल्स में मूवमेंट जो है वो डिपेंडेंट होगा एडवर्टिजमेंट पे, तो एडवर्टिजमेंट को बोलेंगे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। क्यों? क्योंकि ये कॉज है, ये कारण है, ये एक्सप्लेन करता है कि सेल्स में चेंज क्यों आया। और रिस्पॉन्स वेरिएबल इफेक्ट जो है वो क्या होगा, सेल्स में चेंजेस होना, ये इफेक्ट होगा। तो सेल्स जो है वो यहाँ पर इफेक्ट या रिस्पॉन्स वेरिएबल होगा। जब हम कोरिलेशन की वैल्यू निकालते हैं तो वी फाइंड इट आउट इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर एक्स इज द कॉज
और y इज़ द कॉज, क्योंकि हम ये मान के ही नहीं चल रहे हैं कि x और y के बीच में कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होगा ही होगा। हम तो ये मान के चल रहे हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो भी सकता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं भी हो सकता है। इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस वेरिएबल को इंडिपेंडेंट मानो, किसको डिपेंडेंट मानो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, r की वैल्यू सेम ही आएगी। इन शॉर्ट अगर हम बोले कि आप जो है एक्स वाई पेयर के लिए कोरिलेशन निकालो या वाई एक्स के लिए निकालो, वैल्यू तो सेम ही आएगी। हम क्या करते हैं, जब टेबल बना के लिखते हैं तो पहले एक्स वेरिएबल की वैल्यूज लिखते हैं, फिर वाई की लिखते हैं। आपको वाई एक्स के बीच में निकालना है तो हद से हद क्या हो जाएगा, पहले वाई वेरिएबल की वैल्यूज लिख लोगे, फिर एक्स की लिख लोगे, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। कोवेरियंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए एक्स माइनस एक्स बार ही करोगे, वाई माइनस वाई बार ही करोगे, फिर उनका स्क्वायर ही करोगे। सो इन शॉर्ट फॉर्मूला पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। सो आप जो है किसी को भी इंडिपेंडेंट किसी को भी डिपेंडेंट वेरिएबल मानो, कोरिलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा जब रिग्रेशन पढ़ेंगे, क्योंकि रिग्रेशन में प्रॉपर्ली हमें पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, डिपेंडेंट कौन सा है। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जरूरी ही नहीं है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो ही हो। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप कैसे एक्सप्रेस करी जाती है, -1 to +1 की रेंज में, ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। 0 मीन्स नो कोरिलेशन, जितना आप 0 से दूर मूव करेंगे, जितना +1 या -1 की ओर वैल्यूज जाएंगी, मतलब उतना स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, और जितना 1 से दूर होंगी वैल्यूज, जितना 0 के पास होंगी वैल्यूज, उतना कम कोरिलेशन है। सो इफ r इज क्लोज टू 0 मतलब वेरिएबल्स लगभग कोरिलेटेड नहीं है। अगर 0 है तो बिल्कुल ही कोरिलेशन नहीं है, और अगर जो है 0.1 है या 0.2 है तो मतलब बहुत ही लो कोरिलेशन है, ठीक है। सो दिस मीन्स दैट देयर इज लाइकली नो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको कोवेरियंस के टाइम पे ही समझाया था कि कोवेरियंस और कोरिलेशन सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स के बीच के लीनियर रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, बट देयर कैन बी नॉन लीनियर, कर्वी लीनियर रिलेशनशिप ऑल्सो बिटवीन द वेरिएबल्स। तो अगर जो है r की वैल्यू 0 या 0 के आसपास आ रही है, ठीक है, या बिल्कुल ही 0 आ रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि उन वेरिएबल्स के बीच में लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके बीच में रिलेशनशिप ही नहीं है, हो सकता है उनके बीच में कर्वी लीनियर या नॉन लीनियर रिलेशनशिप हो। हाउएवर द वेरिएबल्स में स्टिल बी रिलेटेड इन सम अदर वे। तो r इज इक्वल टू 0 का सिर्फ ये मतलब निकाला जा सकता है कि जिन वेरिएबल्स से वो वैल्यू निकाली गई है, उन वेरिएबल्स के बीच में जो है लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, बाकी नॉन लीनियर रिलेशनशिप कैन स्टिल एग्जिस्ट। टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर अनकोरिलेटेड। भाई दो वेरिएबल्स अगर इंडिपेंडेंट है बिल्कुल ही, ठीक है, तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। सॉरी, दो वेरिएबल्स जो है अगर इंडिपेंडेंट है, ठीक है, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर अनकोरिलेटेड। अगर दो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हैं, उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है वो अनकोरिलेटेड होंगे, r की वैल्यू 0 निकल के आएगी। लेकिन इसका रिवर्स जो है वो ट्रू नहीं होता, वाई से वर्सा नहीं होता। मतलब अगर r की वैल्यू 0 निकल के आती है तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई जिन दो वेरिएबल्स के बीच में आपने कोरिलेशन निकाला है वो इंडिपेंडेंट ही होंगे। क्यों? क्योंकि r इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब हुआ कि उनके बीच में लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन स्टिल नॉन लीनियर रिलेशनशिप तो एग्जिस्ट कर सकता है ना। इसीलिए r की वैल्यू 0 आने पे भी हम ये नहीं कह सकते कि वेरिएबल्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट होंगे। ये कह सकते हैं कि हाँ, उन वेरिएबल्स के बीच में लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, बाकी नॉन लीनियर रिलेशनशिप कैन स्टिल एग्जिस्ट बिटवीन देम। इसीलिए r की वैल्यू 0 आने पे भी ये नहीं कहा जा सकता कि हाँ हर हालत में वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट ही होंगे। लेकिन अगर हमें पहले से ये पता है कि वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है, उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, फिर r की वैल्यू 100% 0 ही आएगी। अगर कोवेरियंस 0 है तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी 0 ही होगा। फॉर्मूला क्या होता है? सबसे बेसिक फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था कोरिलेशन का, कोवेरियंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। कोवेरियंस ही 0 है, न्यूमरेटर 0 है, तो कोरिलेशन भी क्या आएगा? 0 आएगा। साइन ऑफ कोवेरियंस डिटरमाइंस द साइन ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अगेन वही फॉर्मूला याद कर लो, r इज इक्वल टू, बेसिक फॉर्मूला क्या है? कोवेरियंस, ऊपर कोवेरियंस आता है, नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y में हम सिर्फ और सिर्फ रूट के बाहर पॉजिटिव वैल्यूज कंसिडर करते आए हैं, और न्यूमरेटर में क्या होगा? कोवेरियंस, यानी कि कोवेरियंस का जो साइन होगा प्लस या माइनस, उसी से कोरिलेशन का साइन भी डिटरमाइन होगा, बिकॉज अल्टीमेटली कोरिलेशन कोवेरियंस का ही रिलेटिव मेजर है। सो कोरिलेशन इज डिपेंडेंट ऑन कोवेरियंस इन टर्म्स ऑफ साइन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अगेन बहुत माइन्यूट, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ठीक से समझनी पड़ेंगी, लेकिन तभी जो है MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन में स्कोर आएगा अच्छा। फिर देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। ओरिजिन चेंज कर लो, स्केल चेंज कर लो,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आर की वैल्यू सेम रहेगी। अभी तक हमने जितने भी केसेस पढ़े उसमें ज़्यादातर केसेस ऐसे थे जिनमें ओरिजिन चेंज करने का तो फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मतलब अगर आप जो है एक कांस्टेंट वैल्यू सीरीज़ के हर एक नंबर में ऐड कर रहे थे या माइनस कर रहे थे तो रिजल्ट पे इफेक्ट नहीं आ रहा था। बट अगर हम स्केल चेंज कर रहे थे, मल्टीप्लिकेशन या डिविजन कर रहे थे, फिर हमारे आंसर पर इफेक्ट पड़ता है। लेकिन कोरिलेशन कोएफिशिएंट में चाहे स्केल चेंज करो चाहे ओरिजिन चेंज करो, ठीक है, द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट रिमेन्स अनअफेक्टेड। ठीक है, स्केल चेंज करने को हम ये भी कह सकते हैं कि when it is converted to different units, भाई स्केल चेंज कर रहे हो, आप किसी चीज़ को 100 से मल्टीप्लाई करते हो, 1000 से मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो, तो मे बी बिकॉज यू आर ट्राइंग टू कन्वर्ट किलोग्राम्स इनटू ग्राम्स और ग्राम्स इनटू किलोग्राम्स, आप यूनिट्स कन्वर्ट करते हैं, तभी आप मल्टीप्लिकेशन डिविजन करते हैं। सो अगर हम जो है यूनिट्स चेंज करते हैं, स्केल ऑफ मेजरमेंट चेंज करते हैं, तो भी इसका मतलब है कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू पर किसी प्रकार का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ये कंप्लीटली एक प्योर नंबर है एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। ये रिलेटिव मेजर है, आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था। कोवेरियंस जो है वो एब्सोल्यूट मेजर था, ठीक है, लेकिन जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और वाई से इसको डिवाइड कर देते हैं, यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाते हैं, इसीलिए कोरिलेशन सिर्फ और सिर्फ एक प्योर नंबर बचता है हमारे पास। Now let's prove this thing कि coefficient of correlation is independent of change of origin and scale। देखो चेंज ऑफ ओरिजिन वाला केस तो मैं नहीं करके दिखा रही, क्यों? क्योंकि कोरिलेशन कोवेरियंस से ही डिराइव्ड है और कोवेरियंस वाले केस में भी मैंने आपको ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी प्रूव करके दिखाई थी। लेकिन कोवेरियंस पे स्केल चेंज करने का इम्पैक्ट पड़ रहा था, तो अब मैं आपको यहाँ पर ये दिखाऊंगी, ये दिखाना ज़रूरी है कि कोरिलेशन पर स्केल चेंज करने का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सो जो कोवेरियंस वाले केस में एग्जाम्पल लिया था ना, सेम वही एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है, कुछ चेंज नहीं किया है। सो हाइट दे रखी है, वेट दे रखा है, ठीक है, ये एक्स और वाई वेरिएबल है। मैंने सिंपली क्या किया है, हाइट को मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है, इंटू 100 कर दिया है, तो 1.60 इंटू 100 160, 1.64 इंटू 100 164 एंड 1.71 इंटू 100 171। ठीक है, तो हम कह सकते हैं स्केल ऑफ मेजरमेंट चेंज कर लिया है, या कह लीजिए मतलब जो है स्केल चेंज कर लिया है बाय मल्टीप्लाइंग इट। वेट उतना का उतना रखा है, ठीक है। कोवेरियंस वाला अगर आपको याद हो, सेम एग्जाम्पल था, तो वही वाली कोवेरियंस की वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर लिख दी है, यहाँ पर स्पेसिफिकली निकाल के नहीं दिखाई है क्योंकि इतना स्पेस भी नहीं होता एक स्क्रीन में आप लोगों को दिखाने के लिए मेरे पास। सो इफ़ यू रिमेंबर, जो हमारा कोवेरियंस वाला फॉर्मूला था, उसी कोवेरियंस वाले फॉर्मूला के थ्रू हमने जो निकाला था कोवेरियंस की वैल्यूज़ दोनों ही टेबल्स के लिए, वो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी निकाल के लिख दी है। सो इट इज़ 0.126 और जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो टेबल 2, ये कह लो टेबल 2 का केस, ये कह लो टेबल 1 का केस, सो मल्टीप्लाई करने के बाद 12.6 आ रही थी वैल्यू। सो कोवेरियंस जो है उसके ऊपर स्केल चेंज करने का इम्पैक्ट साफ साफ पड़ रहा था। इतनी चीज़ हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब हम जो है निकालने की कोशिश करेंगे कोरिलेशन। उसके लिए फाइंड आउट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखो x माइनस एक्स बार करेंगे, ठीक है, तो x बार की वैल्यू यानी कि मीन वैल्यू यहाँ पे 1.65 आई है। सो 1.60 माइनस 1.65 इज माइनस 0.05, 1.64 माइनस 1.65 इज माइनस 0.01, 1.71 माइनस 1.65 इज 0.06। देन y माइनस y बार, सो y बार, y की मीन वैल्यू आई है 56.67, so 53 minus 56.67 minus 3.67, 57 minus 56.67 that is 0.33 and 60 minus 56.67 that is 3.33, ऊपर वाला 0.33। सो ये y माइनस y बार की वैल्यूज आ गई। अब डेविएशंस का स्क्वायर कर लो, सो x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर माइनस 0.05 का होल स्क्वायर इज 0.0025 एंड सो ऑन। ऐसे ही y माइनस y बार का होल स्क्वायर, सो माइनस 3.67 का होल स्क्वायर दैट इज 13.4689 एंड सो ऑन। सो इस तरीके से ये डेविएशंस का स्क्वायर आ गया। अब ये आया स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का फॉर्मूला क्या होगा, रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, मतलब समेशन ऑफ दीज वैल्यूज। इन वैल्यूज का समेशन आया 0.0062, ठीक है। सो सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, n इज 3 वैल्यूज है, ये आया 0.045। ऐसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y निकालेंगे, सो रूट सिग्मा y माइनस y बार का होल स्क्वायर, तो इन वैल्यूज का समेशन सम टोटल आया है 24.66 डिवाइडेड बाय n दैट इज 3, ठीक है। ये आई है वैल्यू 2.8, ठीक है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने के लिए कोवेरियंस 0.126 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, ये आया 1 के बराबर,
आप सेकेंड वाली टेबल के केस में देखो, x माइनस एक्स बार, ठीक है, और x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं। सो यहाँ पर जो है मीन वैल्यू x बार वैल्यू आई है 165. So 160 minus 165 that is minus 5, 164 minus 165 that is minus 1 and 171 minus 165 that is 6. इनका स्क्वायर ले लेंगे तो -5 का स्क्वायर 25, -1 का स्क्वायर 1 एंड 6 का स्क्वायर 36. सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना आएगा, 25 प्लस 1 26 प्लस 36 दैट इज 62 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया 4.55. और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y मैंने इसलिए नहीं निकाला सेकंड टेबल में क्योंकि वो सेम ही रहेगा भाई, y की वैल्यूज तो वही है ना, उसमें तो कोई चेंज किया ही नहीं था ना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y यही रहेगा 2.8. So standard deviation of y would be same as above 2.8. Correlation value निकालेंगे तो covariance that is 12.6 divided by standard deviation of x that is 4.55 या 4.5 खाली लिख लो into standard deviation of y that is 2.8, ये भी equal to 1 आया. So correlation coefficient दोनों tables के केस में 1 आया. हमने scale of measurement change कर दिया था, values को 100 से multiply कर दिया था, still correlation coefficient के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है. सो ये जो है बहुत ही प्लस पॉइंट है कोरिलेशन का, विच शोज दैट इट कैन बी ईजिली यूज्ड फॉर कंपैरिजंस, और ये एक ट्रू रिलेटिव मेजर है और ईजिली जो है इससे आप जो है स्ट्रेंथ एंड द डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप दो वेरिएबल्स के बीच में मेजर किया जा सकता है. ऐसे ही आप चाहें तो ओरिजिन भी चेंज करके देख सकते हैं. ओरिजिन चेंज करने का भी कोई इम्पैक्ट आर की वैल्यू पे नहीं पड़ेगा. मैंने इसलिए नहीं करके दिखाया क्योंकि ऑलरेडी कोवेरिएंस वाले केस में हमने करा था, और जब कोवेरिएंस पे ही ओरिजिन चेंज करने का इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था तो कोरिलेशन पे क्या पड़ेगा भाई. कोरिलेशन कोवेरिएंस से ही डिराइव्ड है, फॉर्मूला में कोवेरिएंस आता ही है कोरिलेशन के फॉर्मूला में, सो इसलिए वो नहीं करके दिखाया. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. अब another interesting thing which is coefficient of determination. ठीक है, डिटर्मिनेशन शब्द का नॉर्मल मतलब क्या है, टू डिटरमाइन समथिंग, टू नो समथिंग. ठीक है, सो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज द स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. तो जो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर. कोरिलेशन कोएफिशिएंट का स्क्वायर है. ठीक है, इस फॉर्मूला को अभी छोड़िए, आप एग्जाम्पल देखिए. अगर r की वैल्यू 0.9 है तो आर स्क्वायर कितना होगा, 0.81, 0.9 का स्क्वायर दैट इज 0.81. तो इसका मतलब ये है कि 81% of the variation in the dependent variable has been explained by the independent variable. यानी कि let's say अगर हम advertisement और sales के बीच में relationship को consider कर रहे थे और sales increase हुई है, तो sales में जितना भी increment आया है उसमें 81% increment advertisement की वजह से आया है, but remaining 19% we do not know. तो हम जिन दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप निकाल रहे हैं उसमें जो है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर जो इफेक्ट आता है उस इफेक्ट का कितना परसेंटेज हिस्सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से आता है, वो चीज़ हमको कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बताता है. तो इसका एक और फॉर्मूला हो सकता है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज इक्वल टू एक्सप्लेन्ड वेरिएशन डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएशन. भाई टोटल वेरिएशन किसी भी चीज़ में कितना हो सकता है, 100%. अगर परसेंट के फॉर्म में लो तो 100, नंबर की फॉर्म में लो तो 1. तो 100% से ज़्यादा वेरिएशन तो किसी चीज़ में नहीं होगा. सो टोटल वेरिएशन 100%. एक्सप्लेन्ड वेरिएशन, ठीक है, यानी कि हमने जो दो वेरिएबल्स स्टडी कर रहे हैं उन वेरिएबल्स में से जो जिसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल माना गया है वो वेरिएबल जो है उसकी वजह से कितना वेरिएशन आया है डिपेंडेंट वेरिएबल में. तो अगर ये 0.81 निकल के आया है, ठीक है, तो हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये सिंपली 81% लिखा जाएगा. सो यानी कि अगर मैं बोलूँ कि 100% वेरिएशन सेल्स में आया है तो उसमें 81% हिस्सा जो है, ठीक है, वो किसकी वजह से आया, एडवर्टाइजमेंट की वजह से आया है. लेकिन स्टिल वी डू नॉट नो अबाउट द रिमेनिंग 19% वेरिएशन, उसको बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन. चेंजेस का वो भाग, वो हिस्सा, ठीक है, जो कि हमारा वेरिएबल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के स्क्वायर से, एंड दैट इज इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर. आर स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या रिप्रेजेंट करता है कि कितनी वैल्यू डिटरमाइन करी है, कितना जो चेंजेस आए हैं हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल में वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से आए हैं. ठीक है, सो लेट्स से अगर टोटल 100% वेरिएशन है, 81% वेरिएशन एक्सप्लेन हो रहा है, तो कितना एक्सप्लेन नहीं हो रहा है, 19%. 100 माइनस 81% दैट इज 19%. और अगर आप 1 वैल्यू मान के चलो तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.81.
सो ये होगा कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, इस तरीके से निकालना है। सो मैक्सिमम वैल्यू आर स्क्वायर की कितनी हो सकती है भाई? मैक्सिमम आर की वैल्यूज क्या होती है? -1 से +1 की रेंज में होती है, -1 से +1 की रेंज में होती है आर की वैल्यू। तो +1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 होगा, -1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 होगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर यानी कि जो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है वो क्या है? आर स्क्वायर है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1 का स्क्वायर या -1 का स्क्वायर। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? सिर्फ 1 ही हो सकती है, ठीक है। सो 1 यहाँ पर कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है टोटल वेरिएशन को, ठीक है। फिर जो वैल्यू निकल के आती है उससे हमें पता चलता है कि कितना % वेरिएशन जो है हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से हुआ है। और नॉन डिटर्मिनेशन सिंपली 1 में से ये वैल्यू माइनस कर दोगे तो पता चल जाएगा कि कितना % वेरिएशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल सेल्स जो है 20,000 रुपये बढ़ी, तो 20,000 रुपये में से 81% जो अमाउंट होगा सेल्स का वो बढ़ा है एडवर्टिजमेंट के कारण, लेकिन बचा हुआ 19% ऑफ सेल जो इंक्रीज हुआ है वो और किसी भी फैक्टर के कारण हो सकता है। मे बी बिकॉज लोगों की इनकम इंक्रीज हो गई है, मे बी बिकॉज हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, मे बी बिकॉज पर कैपिटा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो गया है। सो देयर कैन बी एन नंबर ऑफ फैक्टर्स जिनका इम्पैक्ट इस पर पड़ रहा हो। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इज 1। टेक्निकली तो मैंने आपको समझा दिया कि आर स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम 1 क्यों हो सकती है, और वैसे देखा जाए तो ऐसे भी कह सकते हैं बिकॉज इट इज पॉसिबल टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ द वेरिएशन बट इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन मोर देन ऑल ऑफ इट। भाई मैक्सिमम वेरिएशन कितना? 100% या 1 कह लो, इससे ऊपर एक्सप्लेन थोड़ी हो जाएगा। सो मैक्सिमम वेरिएशन, टोटल वेरिएशन यहाँ पे 1 मान के चल रहे हैं, तो 1 से ऊपर की एक्सप्लेनेशन थोड़ी हमें मिल जाएगी। सो 100% अगर वेरिएशन है तो उसी को 1 से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। सो मैक्सिमम इतना ही एक्सप्लेनेशन मिल सकता है, इससे ज़्यादा तो चेंज ही नहीं होगा, कहाँ से एक्सप्लेनेशन मिलेगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। इस फॉर्मूला को याद रखना, आर स्क्वायर और 1 - आर स्क्वायर, इसके बेसिस पे अब एरर निकाला जाएगा। सो वी हैव द एरर टर्म्स, दैट इज प्रोबेबल एरर एंड स्टैंडर्ड एरर, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। रिसर्च में क्या होता है कि वी हैव द टारगेट पॉपुलेशन। अब मैं दोबारा नहीं समझाऊंगी कि पॉपुलेशन में और सैंपल में क्या डिफरेंस होता है, और पॉपुलेशन का मतलब देश की जनता से नहीं है। पॉपुलेशन मतलब द टारगेट ऑडियंस जिससे आप डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं। सो लेट्स से ये हमारी पॉपुलेशन है, द पॉपुलेशन इज ह्यूज। अब जो है सैंपल हमें लेना है। भाई मेरी टारगेट ऑडियंस में तो बहुत सारे लोग हैं, मैं सबसे तो डाटा कलेक्ट कर नहीं सकती बिकॉज ऑफ टाइम एंड कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स। तो एज अ रिसर्चर हम क्या करते हैं, हम इसमें से सैंपल ले लेते हैं छोटा सा, ठीक है। लेकिन सैंपल के बेसिस पे हम जो भी वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक, इससे हम इन्फरेंस निकालते हैं पॉपुलेशन के बारे में। यानी कि जो भी हमारी वैल्यूज निकल के आती हैं, जब हम उनको इंटरप्रेट करते हैं तो हम रिजल्ट तो पूरी पॉपुलेशन के बारे में देते हैं ना, हमारी जो भी टारगेट ऑडियंस थी। लेट्स से अगर हम कॉर्पोरेट के एम्प्लॉयज़ पे कोई स्टडी कर रहे थे, तो भले ही हमने 1000 एम्प्लॉयज़ से क्वेश्चनर भरवाया हो, जो डाटा आया हो वो 1000 एम्प्लॉयज़ से लिया हो, फिर भी जो हमारी रिजल्ट आएगा स्टडी का, ठीक है, उसको हम जो है अप्लाई तो पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ पे करेंगे, तो जो इंटरप्रिटेशंस लेंगे हम वैल्यू का वो तो पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई होगा। तो ज़रूरी होता है कि जो सैंपल लिया जाए वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो, तभी आपके पास सैंपल से सही वैल्यूज़ निकल के आएंगी जो कि आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर पाएंगी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट आपको लगता है हर बार ऐसा हो सकता है कि आपने जो सैंपल लिया है वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो, या आपके पास सैंपल से जो भी वैल्यूज़ निकल के आए, भले आप मीन निकालो, आप मीडियन निकालो, आप कोरिलेशन निकालो, आप रिग्रेशन निकालो, आप जो भी स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई करके सैंपल से वैल्यूज़ निकालो, आपको लगता है कि वो एग्जैक्टली एक्यूरेट आते हैं और वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं, गलतियां होती हैं, एरर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको याद हो तो वेरिएंस के केस में, स्टैंडर्ड डेविएशन केस में हमने स्टडी किया था कि इसीलिए हम n-1 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे कोरिलेशन केस में? कोरिलेशन के केस में हम एरर फाइंड आउट करते हैं कि जो हमारे पास सैंपल का कोरिलेशन निकल के आता है, भाई सैंपल वैल्यूज़ के बेसिस पे ही हम कोरिलेशन निकालेंगे, तो सैंपल डाटा के बेस पे हमारे पास जो कोरिलेशन निकल के आता है उसमें कितना एरर है उसको हम मेजर करते हैं प्रोबेबल एरर और स्टैंडर्ड एरर से, ठीक है। ज़्यादातर ये जो एरर्स होते हैं वो कार्ल पियर्सन का जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है उसमें एक्सपेक्टेड एरर की मात्रा बताते हैं, ठीक है। सो प्रोबेबल एरर और स्टैंडर्ड एरर जो है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के, वो स्टैटिस्टिकल डिवाइस हैं जो कि मेजर करते हैं रिलायबिलिटी एंड डिपेंडेबिलिटी ऑफ द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। क्यों? आपने सैंपल डाटा के बेसिस पे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू तो निकाल दी, बट वो वैल्यू कितनी एक्यूरेट है,
जितनी ज़्यादा एक्यूरेट होगी उतनी ज़्यादा वो रिलायबल होगी, तभी आप उस पर डिपेंड होके सही इंटरप्रिटेशंस निकाल पाएंगे पॉपुलेशन के बारे में। तो याद रखना, एरर जितना कम होगा, प्रोबेबल एरर, स्टैंडर्ड एरर, ये एरर जितना कम होगा, आपकी रिलायबिलिटी उस डाटा के लिए, आपकी रिलायबिलिटी उस कोरिलेशन वैल्यू के लिए, और आपकी रिलायबिलिटी स्टैटिस्टिकल, ये जो सैंपल से वैल्यूज आती है स्टैटिस्टिक वैल्यूज, इन वैल्यूज के बेसिस पे पूरी पॉपुलेशन के लिए इन्फ्रेंस निकालने में आपका ज़्यादा मदद होगी। सो बेसिकली रिलायबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी तभी पॉसिबल है जब स्टैंडर्ड एरर और प्रोबेबल एरर की मात्रा बहुत कम आए। एरर जितना कम होगा मतलब कि हमारा जो सैंपल डाटा था वो उतना करेक्ट था, उससे जो कोरिलेशन की वैल्यू निकल के आई वो ज़्यादा सही थी, और वो हमारी पॉपुलेशन को ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है। सो व्हाट शुड बी द फॉर्मूलाज फॉर दीज एरर्स नाउ? स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला पहले देखो, कुछ नया नहीं है। क्या है ऊपर? 1 माइनस आर स्क्वायर। याद करो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या था? आर स्क्वायर। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन कितना था? सो कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन 1 माइनस आर स्क्वायर था, वही तो लिखा हुआ है। हालांकि स्टैंडर्ड एरर का आगे हाइपोथेसिस के चैप्टर में काफ़ी इस्तेमाल होगा, वहां पर इसको हम अलग तरीके से पढ़ेंगे, अभी अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। सो 1 माइनस आर स्क्वायर क्या है? अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन, वो वेरिएशन जो हमारा एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, वही तो था 1 माइनस आर स्क्वायर। तो वही तो यहाँ पे लिखा है, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन, वो चेंजेस जो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल में आए हैं बट दैट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो चेंजेस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से नहीं आए हैं। सो समथिंग जो कि आपको आपके रिजल्ट्स में नहीं दिख रही है, जिसके पीछे का कॉज नहीं दिख रहा है, एक तरीके से वो अनएक्सप्लेन्ड चीज़ 1 माइनस आर स्क्वायर है, तो उसको एरर के रूप में देख रहे हैं। अच्छा, डिवाइडेड बाय रूट एन क्यों किया गया है? क्योंकि एरर और एन, ये इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है हमेशा। क्यों? एन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर सैंपल साइज को, कि आपने 2 लोगों से डाटा कलेक्ट किया, कि 4 से किया, कि 10 से किया, कि 20 से किया। ठीक है, सो लेट्स से 100 बच्चों की क्लास थी, मैंने सैंपल में 10 बच्चे लिए। ठीक है, फिर जो है मैंने अगले दिन वापस सैंपल लिया, 20 बच्चे लिए, अगले दिन वापस सैंपल लिया, 30 लिया, अगले दिन वापस लिया, 40। सबसे एक्यूरेट रिजल्ट्स आने के चांसेस कहाँ रहेंगे? मैं जितना ज़्यादा सैंपल लूँगी, जितना बड़ा सैंपल होता है, जितने ज़्यादा लोग मैं अपने रिस्पॉन्डेंट्स कैटेगरी में डालूंगी, उतना ही वो मेरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। एक बात बताओ, 10 बच्चे 100 लोगों की क्लास को ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे या 40 बच्चे? ऑब्वियसली 40 बच्चे। तो सैंपल साइज जितना बड़ा होता जाता है वो उतना ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होता जाता है पॉपुलेशन का। तो सैंपल साइज देखो, जितना बड़ा होगा, सैंपल साइज जितना बड़ा होगा, यानी कि कह सकते हैं एन जो है वो जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा, उतना ज़्यादा वो रिप्रेजेंट करेगा अच्छी तरीके से हमारी पॉपुलेशन को। ठीक है, और पॉपुलेशन की जो भी वैल्यूज हम निकालना चाहते हैं, तो एरर की मात्रा, एरर की वैल्यू उतनी ही कम होती चली जाएगी। तो इसीलिए ये देखो इन्वर्स, ये चीज़ न्यूमरेटर में, ये चीज़ डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है। एन की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, एरर की वैल्यू उतनी कम होगी। आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी करके देख सकते हो, मैं न्यूमेरिकली भी निकाल के दिखाती हूँ। लेट्स से स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू आर की वैल्यू जो है ले लो 0.4। ठीक है, आर की वैल्यू यहाँ पे आर की वैल्यू नहीं लेके, बिकॉज पॉइंट्स में आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सो लेट्स टेक एनी नंबर। ठीक है, कोई भी नंबर ले लेते हैं सिंपली हम। सो लेट्स टेक द नंबर 10। ठीक है, लेट्स से न्यूमरेटर में 1 माइनस आर स्क्वायर 10 आया या जो भी आया। यहाँ पर मेरा n जो मेरा सैम्पल साइज है, ठीक है, रूट n लिख रही हूँ, डायरेक्टली रूट n लिख रही हूँ, याद रखना, ये आया 4 और यहाँ पे जो है मेरा है 5। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 4 था सैम्पल साइज, यहाँ पे 5 था। रूट ऑफ सैम्पल साइज, दिस इज रूट n। सो रूट ऑफ सैम्पल साइज 4 आया और यहाँ पे रूट ऑफ सैम्पल साइज 5 आया। सो 10 डिवाइडेड बाय 4 इज व्हाट? 2.5 एंड 10 डिवाइडेड बाय 5 इज व्हाट? 2। कौन सी वैल्यू कम आई? ये। कब वैल्यू कम आई? जब आपका सैम्पल साइज ज़्यादा बड़ा था। सिंपल सा लॉजिक समझा रही हूँ यहाँ पे मैं, बस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सिर्फ इतना ही प्रूव कर रही हूँ कि डिनोमिनेटर में जब वैल्यू ज़्यादा है तो अपने आप ओवरऑल वैल्यू कम आ रही है। 10 डिवाइडेड बाय 4 इज 2.5 बट 10 डिवाइडेड बाय 5 इज 2। वैल्यू कम कब आ रही है? जब डिनोमिनेटर में ज़्यादा बड़ी वैल्यू है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है? n, विच इज़ द सैम्पल साइज। तो मतलब सैम्पल साइज जितना बड़ा होगा, स्टैंडर्ड एरर की ओवरऑल वैल्यू उतनी कम आएगी। सो स्टैंडर्ड न्यूमेरिकली भी देखिए ये चीज़ साबित हो गई और लॉजिकली भी ये चीज़ हम लोग को पता है, हम जितना बड़ा सैम्पल लेंगे वो पॉपुलेशन को उतनी अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएगा।
So the standard error is a statistical term that measures the accuracy with which a sample distribution represents a population. इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा सैंपल जो है वो कितना ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव है पॉपुलेशन का. स्टैंडर्ड एरर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सैंपल साइज के, जो चीज़ मैंने अभी आपको प्रूव करके दिखाई. सैंपल साइज जितना बड़ा होगा स्टैंडर्ड एरर उतना कम होगा और हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट उतना ज़्यादा रिलायबल होगा. ये एरर्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते हैं. क्यों नेगेटिव नहीं हो सकते वो भी टेक्निकली समझो. आर स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1. 1 माइनस 1 कितना? 0. तो यहाँ पे हद से हद 0 आ जाएगा, उससे नीचे नेगेटिव वैल्यू तो आ ही नहीं सकती ना भाई. आर स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0, इससे ज़्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता. 0 से नीचे नेगेटिव तो आ ही नहीं सकती वैल्यू. सो इसीलिए ये एरर्स की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती. अच्छा, अब बात करते हैं प्रोबेबल एरर की. प्रोबेबल एरर स्टैंडर्ड एरर दोनों सेम चीज़ ही यूज़ करते हैं. आप देख सकते हैं प्रोबेबल एरर के फॉर्मूला में ये वाला हिस्सा पूरा स्टैंडर्ड एरर का है, 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय √10. सिर्फ ये चीज़ एडिशनली हमने मल्टीप्लाई करी है 0.6745. इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो ये बनेगा 2/3 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर बाय √10. यानी कि प्रोबेबल एरर और कुछ नहीं बल्कि स्टैंडर्ड एरर का ही केवल 2/3 है और कुछ नहीं है. ठीक है, ये हो गया 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड एरर. इस तरीके से भी लिख सकते हैं. ये प्रोबेबल एरर और स्टैंडर्ड एरर के बीच का रिलेशनशिप है. प्रोबेबल एरर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड एरर. बट प्रोबेबल एरर क्यों यूज करना है, कब यूज करना है, कब स्टैंडर्ड एरर यूज करना है, ये चीजें अब मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. कंडीशंस टू फाइंड प्रोबेबल एरर. ठीक है, जब हम प्रोबेबल एरर या एरर्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो क्या कंडीशंस हैं कि हमारा जो डाटा है वो बेल शेप्ड कर्व कौन सा होता है? नॉर्मल वाला. ठीक है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कर्व होना चाहिए. ठीक है, प्रोबेबल एरर्स जो हैं उसकी जो हम वैल्यू निकालते हैं वो सैम्पल डाटा से ही निकालें. और जो हम सैंपल ले रहे हैं, सैंपल में जो आइटम्स ले रहे हैं, जो रिस्पॉन्डेंट्स ले रहे हैं, वो रैंडमली लिए जाने चाहिए अनबायस्ड मैनर में. अनबायस्ड मतलब रैंडमली लीजिए, जितना रैंडम लोगे उतना बायसनेस कम होगी. ऐसे नहीं कि हम स्पेसिफिकली सेलेक्ट कर रहे हैं कि हमारे सैंपल में कौन कौन व्यक्ति आएगा, किस किस से डाटा कलेक्ट करना है, नहीं, अनबायस्ड मैनर में सैंपल्स लेने हैं. रूल्स फॉर टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. कैसे पता चलेगा कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट की जो वैल्यू निकल के आई है? अभी तक तो इतना पता चलता था कि कब स्ट्रॉन्ग है कब वीक है, भाई 1 के जितना पास है उतना स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज वीक है. बट सिग्निफिकेंट है, इसका कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए पहले सिग्निफिकेंट का मतलब समझो. सिग्निफिकेंट रिजल्ट का मतलब होता है, अब हम रिसर्च के टर्म्स में समझेंगे, इंग्लिश भूल जाओ. रिसर्च में सिग्निफिकेंट का मतलब होता है कि हमारे पास जो स्टैटिस्टिकल वैल्यू आई है दैट कैन बी यूज्ड फॉर फाइंडिंग आउट फर्दर इंटरप्रिटेशंस. हमारी रिसर्च में आगे इंटरप्रिटेशंस फाइंड आउट करने के लिए, आगे इन्फरेंसेस निकालने के लिए, उससे इंटरप्रिटेशंस निकालने के लिए उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, वो इतनी वैलिड है. तो देखिए, अगर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू प्रोबेबल एरर से कम है, ठीक है, आर इज लेस देन पीई, तो वो वैल्यू नॉट सिग्निफिकेंट कहलाएगी. नॉट सिग्निफिकेंट या नॉन सिग्निफिकेंट रिजल्ट का मतलब हुआ कि जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो फर्दर इंटरप्रिटेशंस के लिए स्टैटिस्टिक्स में यूज नहीं करी जा रही है. इसको एक एग्जांपल समझो. लेट्स से वैल्यू आई है 0.9, तो 0.9 तो वेरी हाई कोरिलेशन हुआ, ठीक है, लेकिन प्रोबेबल एरर की जो वैल्यू है वो आ गई है 0.95. तो प्रोबेबल एरर की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, आर की वैल्यू कम है. तो भले ही 0.9 ये क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेरी हाई कोरिलेशन है, उसके बावजूद इस वैल्यू का इस्तेमाल आप फर्दर इंटरप्रिटेशंस निकालने के लिए रिसर्च में यूज नहीं कर सकते. क्यों? लॉजिक भी समझो भाई. प्रोबेबल एरर कितना है? 0.95. आपके कोरिलेशन की वैल्यू एरर से कम आ रही है, मतलब ये जो भी आर की वैल्यू निकल के आई है इसका मेजॉरिटी ऑफ द हिस्सा क्या है? एरोनियस टर्म है, मतलब बाय एरर निकल के आई है. वो एक्चुअल में ये वैल्यू होनी ही नहीं चाहिए, ये बाय एरर निकल के आई है. तो इसी वजह से जब प्रोबेबल एरर की वैल्यू आर से भी ज्यादा है तो डजेंट मैटर कि आर की वैल्यू कितनी भी बड़ी क्यों नहीं हो, कितना भी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन वो क्यों नहीं यूज कर रहा हो, आप इस आर वैल्यू का इस्तेमाल रिसर्च में फर्दर इंटरप्रिटेशंस निकालने के लिए, इन्फ्रेंसेस निकालने के लिए नहीं करेंगे. अगर R की वैल्यू प्रोबेबल एरर के 6 टाइम्स से ज्यादा है, इफ R इज ग्रेटर देन 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर, मतलब प्रोबेबल एरर की जो वैल्यू निकाल के आ रही है उसका 6 गुना करो और आपके कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू उसके 6 गुना से भी ज्यादा है प्रोबेबल एरर के, तब हम कहेंगे कि सिग्निफिकेंट रिजल्ट है. यानी कि अब जो R की वैल्यू आई है ना उसको आप फर्दर स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशंस निकालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. उस वैल्यू से आप पॉपुलेशन के बारे में इंटरप्रिटेशंस निकाल सकते हैं, इन्फ्रेंसेस निकाल सकते हैं.
अनदर पॉइंट, अगर r की वैल्यू 0.3 ऑफ प्रोबेबल एरर से कम है तो वो इनसिग्निफिकेंट है। नॉन सिग्निफिकेंट या नॉट सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट, इन शब्दों में भी फर्क होता है रिसर्च में। इनसिग्निफिकेंट का मतलब है नॉट इम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। लेट्स से द वैल्यू ऑफ r is and probable error, so let's say the value of r is 0.9 and the value of probable error is 1, ठीक है। so the value of r is less than probable error, तो यानी कि ये वाला केस हुआ कि ये सिग्निफिकेंट नहीं है, r की वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं है। फर्दर स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशंस में, रिसर्च में इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अब जो है 0.3 करो इसी में, 0.3 ऑफ प्रोबेबल एरर। सो 0.3 ऑफ प्रोबेबल एरर अगर हम करते हैं तो वो कितना आएगा, 0.3। अब अगर हम कंपेयर करें तो r की वैल्यू इससे ज़्यादा है, 0.3 ऑफ प्रोबेबल एरर से r की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये ऑलरेडी शो कर रहा है कि कोरिलेशन काफ़ी हाई है, वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, प्रोबेबल एरर के 0.3 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब जो दो वेरिएबल्स आपने चेक किए थे उनके बीच में कोरिलेशन है, हाई कोरिलेशन है, उस चीज़ को कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन वो हाई कोरिलेशन कैन बी बिकॉज ऑफ डाउटफुल फैक्टर्स, ठीक है। तो इसलिए आप आगे रिसर्च में जो है इस आर वैल्यू का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब एक वैल्यू लेट्स से आपको दे रखी है 0.2, आर की वैल्यू अगर निकल के आती है लेट्स से 0.2, तो वो 0.3 प्रोबेबल एरर से भी कम है, ठीक है। तो 0.3 से भी कम है 0.2। तो अगर कोरिलेशन की वैल्यू दो चीज़ों के बीच में, दो वेरिएबल्स के बीच में 0.2 निकल के आती भी है, ठीक है, तो अगर वो वैलिड भी है तो भी क्या आप आगे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, आपको दो चीज़ों के बीच में कोरिलेशन सिर्फ 0.2 मिल रहा है, मतलब बहुत ही लो कोरिलेशन वैल्यू मिल रही है, तो वैसे भी ये अनइम्पॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंस नहीं रखती है भाई। 0.2 0.1 इतना कोरिलेशन तो किसी भी दो वेरिएबल के बीच में निकल के आ सकता है। तो यानी कि यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि रिजल्ट इनवैलिड है, ये नहीं कह रहे हैं कि कोरिलेशन नहीं है, बट यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये इतनी स्मॉल और इतनी वीक वैल्यू है कि इसके बेसिस पे आप दो वेरिएबल्स को आगे जज नहीं करना चाहेंगे। सो ये वो केस है जहाँ पर आपकी वैल्यू प्रोबेबल एरर के 0.3 से भी कम आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इनसिग्निफिकेंट वाला केस है कि वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, दो वेरिएबल्स के बीच में इतना सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप नहीं निकल के आया कि उसको आगे स्टडी किया जा सके। कई बार ऐसा होता है, डॉक्टर्स होते हैं मेडिकल फील्ड में, दो वेरिएबल्स के बीच में कॉज एंड इफेक्ट या रिलेशनशिप से स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो ये 0.2 वाले केस में तो ऐसा होगा कि भाई सिग्निफिकेंट रिलेशन है ही नहीं, दो वेरिएबल्स के बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है जिसको आप आगे स्टडी करो। और ऊपर वाला जो केस है जहाँ पे आर की वैल्यू 0.9 है, तो बहुत हाई कोरिलेशन है, बट क्योंकि वो प्रोबेबल एरर से कम है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये एरोनियस टर्म है। यहाँ पे ये जो 0.9 आया है, ये बहुत हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन रिप्रेजेंट तो कर रहा है, बट ये शायद वैलिड नहीं है। 0.2 वाले केस में ये वैलिड तो है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। 0.9 वाले केस में नो डाउट इंपॉर्टेंट है, 0.9 वेरी हाई कोरिलेशन, बट ये जो वैल्यू निकल के आई है ना, शायद ये वैल्यू वैलिड ही नहीं है, और वैलिड ही नहीं है तो आगे स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशंस में उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। वैसे तो इस तरीके से नहीं समझाते हैं, रूल बता देते हैं, बच्चे रूल पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन लगा देते हैं, बट हो सके तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, बिकॉज रिसर्च में सिग्निफिकेंट, नॉन सिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट तीनों टर्म्स का अपना महत्व है, अलग अलग मीनिंग होता है इनका। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट वी हैव लिमिट्स ऑफ पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। सो प्रोबेबल एरर का इस्तेमाल सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। अब देखो, जो प्रोबेबल एरर की वैल्यू निकल के आती है उससे हम अपर और लोअर लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं पॉपुलेशन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की। भाई ये रहा इतना छोटा सा सैंपल, ये रहा पूरा पॉपुलेशन का डाटा। अब हमने तो सैंपल से आर की वैल्यू निकाली है, सैंपल के बेसिस पे हमने आर की जो वैल्यू निकाली है उसमें अगर हम प्लस माइनस प्रोबेबल एरर की वैल्यू कर देंगे तो उसकी रेंज इंक्रीज हो जाएगी। ये किस चीज़ की रेंज निकल के आएगी? ये पॉपुलेशन के कोरिलेशन कोएफिशिएंट की रेंज निकल के आएगी, और पॉपुलेशन के कोरिलेशन कोएफिशिएंट को यूजुअली ऐसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो पी नहीं है एग्जैक्टली, दैट इज अ ग्रीक लेटर। सो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सो याद रखना, जो हमारा सैंपल का कोरिलेशन कोएफिशिएंट है उसमें अगर आप प्रोबेबल एरर की वैल्यू प्लस माइनस कर देते हैं तो आपके पास रेंज आ जाएगी, आपके पास लिमिट्स आ जाएगी कि आपका जो पॉपुलेशन का कोरिलेशन कोएफिशिएंट होगा वो इसी रेंज में लाई करेगा,
ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली तो हम पूरी पॉपुलेशन से डाटा कलेक्ट करके कोरिलेशन कोएफिशिएंट नहीं निकाल सकते पॉपुलेशन का, तो इसीलिए सैंपल से जो हमारे पास कोरिलेशन वैल्यू निकल के आती है उसमें जो है एरर कितना हो सकता है, एरर की पॉसिबिलिटी को प्लस माइनस करके हमारे पास रेंज आ जाती है कि हाँ इसी रेंज में पॉपुलेशन के जो है कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू लाई करनी चाहिए। बट नाउ अगेन जो प्रोबेबल एरर होता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के सिर्फ और सिर्फ 50%, बीच का जो सेंट्रल 50% डाटा होता है उसी को कंसिडर करता है। इसका मतलब ये है कि प्रोबेबल एरर जो है वो सिर्फ और सिर्फ मिडिल 50% ऑफ द डाटा को कंसिडर कर रहा है, तो 50% ऑफ द टाइम्स जो रिजल्ट निकल के आएगा, ठीक है, वो सही होगा एंड 50% ऑफ द टाइम इट विल बी आउटसाइड वन प्रोबेबल एरर। यानी कि जब आप पॉपुलेशन का, अगर एक्चुअल में आप पॉपुलेशन से डाटा कलेक्ट करके कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालते हैं तो 50% चांस है, 50% चांस है कि वो वैल्यू इस रेंज के अंदर आएगी, लेकिन 50% चांस है कि वो वैल्यू इस रेंज के बाहर चली जाएगी। और यही कमी है प्रोबेबल एरर की, जिसकी वजह से आजकल स्टैंडर्ड एरर ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पहले प्रोबेबल एरर ज़्यादा इस्तेमाल होता था। प्रोबेबल एरर की प्रॉब्लम यही है कि जब हम ये लिमिट्स निकालने की कोशिश करते हैं तो सैंपल की आर वैल्यू में जब हम प्रोबेबल एरर की वैल्यू प्लस और माइनस करते हैं तो वो जो रेंज निकल के आती है ना, वो सिर्फ मिडिल 50% ऑफ द डाटा को कवर कर पाती है, मिडिल 50% की रेंज देती है। यानी कि अगर हम एक्चुअल में पॉपुलेशन का कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने की कोशिश करेंगे तो 50% ऑफ द चांस है कि हमारी वैल्यू इस रेंज में आए, 50% चांस है कि वो रेंज में नहीं आए। सो वी नीड अ मोर रोबस्ट मेजर, हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेजर चाहिए है जिससे कि ज़्यादा श्योरिटी हो सके कि हाँ पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू इसी रेंज में आएगी। इसीलिए हम स्टैंडर्ड एरर का इस्तेमाल करते हैं। सो स्टैंडर्ड एरर से देखो लिमिट्स कैसे बनाई जाती हैं। ये पॉपुलेशन का कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू सैंपल का कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड एरर। क्यों 3 स्टैंडर्ड एरर में almost 99% of the area is covered, this much area is covered, बस ज़रा सी टेल्स बचती हैं। almost 99%, in fact 99 point something, so more than 99% of the area is covered in this range। सैंपल का कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर, उसमें जब हम स्टैंडर्ड एरर का 3 गुना प्लस करते हैं और माइनस करते हैं, प्लस करते हैं तो अपर लिमिट आती है, माइनस करते हैं तो लोअर लिमिट आती है, तो 3 गुना जब हम प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास जो रेंज आती है ना वो 99% से ज़्यादा एरिया को कवर करती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। तो हमारा यानी कि 99% से ज़्यादा चांस है कि हमारा पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू इस रेंज में लाई करेगी। इसीलिए ये एक ज़्यादा रोबस्ट मेजर है, इसीलिए अब स्टैंडर्ड एरर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। वैसे भी टेक्निकली अगर आप देखो तो प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला क्या था, 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड एरर, तो स्टैंडर्ड एरर का ही तो 2/3 कर रहे थे, तो यानी कि स्टैंडर्ड एरर जो है वो आपको ज़्यादा बेहतर रेंज देगा। It defines the limit under which R of any other sample drawn from the population is expected to lie। ना सिर्फ population की limits मिलती हैं आपको standard error से, बल्कि standard error से आपको जो ये limits मिल रही हैं ये क्या करेंगी। लेट्स से ये population है, ठीक है, ऐसा नहीं होता कि population से एक ही sample लिया जाए, एक सैंपल, 2 सैंपल, 3 सैंपल, 4 सैंपल, बहुत सारे सैंपल्स लिए जा सकते हैं। लेट्स से 10 अलग अलग लोग भी अगर रिसर्च कर रहे हो तो वो 10 अलग अलग सैंपल ले सकते हैं, एक ही व्यक्ति 4 बार अलग अलग सैंपल ले सकता है। तो आप पॉपुलेशन में से कितने भी सैंपल्स ले लीजिए, ठीक है, सब सैंपल्स का भी आप जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालोगे ना वो इसी रेंज में लाई करेगा। यानी कि ये काफ़ी रोबस्ट मेजर है। आप चाहे पॉपुलेशन का कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालो, चाहे आप पॉपुलेशन में से बार बार अलग अलग सैंपल निकालो, सब केसेस में जो आर की वैल्यू आएगी वो इस रेंज में लाई करेगी। सो इसीलिए ये बेटर मेजर है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। Now solving a question to be more clear about this। Value of R दे रखी है 0.7, N दे रखा है 64। प्रोबेबल एरर फाइंड करना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट का। सो फॉर्मूला 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। सो 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर मतलब 1 माइनस 0.7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ n दैट इज 64 का रूट। सो 0.6745 इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 0.06375, ये आ गया अप्रॉक्सीमेटली, ये ऐसे वाला जो सिंबल होता है ये अप्रॉक्सीमेटली का होता है, इज इक्वल टू 0.043। ये हमारी प्रोबेबल एरर की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब हमें जो है लिमिट्स भी बतानी है, लिमिट्स बाद में बताएंगे, पहले देखते हैं कि हमारा जो आर है वो सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट है। सो आर की वैल्यू है 0.7, प्रोबेबल एरर का 6 टाइम्स करो, सो 6 इंटू 0.043 ये कितना आया 0.258।
तो हमारे जो r की वैल्यू है वो 0.7 है। सो 0.7 ऑब्वियस सी बात है इससे ज़्यादा है। r की वैल्यू, हमारे कोरिलेशन की वैल्यू वो प्रोबेबल एरर के 6 गुना से ज़्यादा है। ठीक है, सो r की वैल्यू जब प्रोबेबल एरर के 6 टाइम से ज़्यादा होती है तब हमारा रिजल्ट क्या कहलाता है, सिग्निफिकेंट है। मतलब r की वैल्यू जो है दैट कैन बी यूज्ड फॉर फर्दर स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशंस। अगर जो है पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट की लिमिट निकालनी है प्रोबेबल एरर के साथ तो इसको बोलेंगे प्रोबेबल लिमिट। सो प्रोबेबल एरर के साथ और स्टैंडर्ड एरर के साथ बोलेंगे तो स्टैंडर्ड लिमिट। सो ये हो जाएगा r प्लस माइनस प्रोबेबल एरर। सो r इज 0.7 प्रोबेबल एरर इज 0.043। सो प्लस माइनस 0.043। सो 0.7 में से माइनस करेंगे 0.043 तो ये आएगा 0.657 और 0.7 में अगर प्लस करेंगे 0.043 तो ये आएगा 0.743। हालांकि उल्टा लिखा हुआ है, पहले माइनस करके वैल्यू लिखते हैं फिर प्लस करके। इट शुड बी रिटन लाइक दिस 0.657 टू 0.743। पहले वैल्यू माइनस करके लिखते हैं द लोअर वैल्यू, फिर ऐड करते हैं वो लिखते हैं। तो ये जो है ये क्या है, ये रेंज आ गई है एक तरीके से कि पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट अगर निकाला जाता है तो वो इस रेंज में लाई करना चाहिए है। बट क्योंकि प्रोबेबल एरर के थ्रू लिमिट्स निकालिए तो केवल 50% ऑफ द टाइम्स ऐसा होगा कि पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है इसमें लाई करेगा। 50% ऑफ द टाइम्स इट कैन बी आउटसाइड दिस रेंज। स्टैंडर्ड एरर के थ्रू निकालते तो हमारे चांसेस 99% होते या उससे ज़्यादा। So I hope all these things are clear. Thank you.